भारती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो आज हम जिस पर बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, हिंदी ग्रामर यानी कि सामान्य हिंदी या हिंदी भाषा का जो सामान्य परिचय है उस पर हम बात करेंगे कि आखिर सामान्य हिंदी में जो हमें व्याकरण पढ़ना है वो व्याकरण क्या है। सामान्य हिंदी, वैसे तो उसमें एक आज पहला दिन है तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, बाकी आपको ये क्लियरली मिल जाएगा। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, व्याकरण। जितनी भी हिंदी है वो हिंदी व्याकरण है और हमें हिंदी व्याकरण पर ही बात करनी है आपके साथ। तो कॉन्सेप्चुअल लेके चलेंगे क्योंकि प्री और मेंस आपको दोनों के लिए पढ़ना है। तो सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ना है कि हम आपको इस तरह से तरीका या ट्रिक बता दें कि आपके प्रश्न सही हो जाए। क्योंकि आपको मेंस में इनकी परिभाषाएं भी लिखनी होंगी तो आपको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना होगा, इसलिए आपके लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं कि आप उनकी परिभाषाएं भी जानते रहें। तो आइए, आज तो पहला दिन है तो सबसे पहले तो हम व्याकरण से ही परिचित हो जाएं। व्याकरण क्या है और व्याकरण क्यों जरूरी है। दो प्रश्न आप कीजिए कि एक तो व्याकरण क्या है, सबसे पहले कि व्याकरण क्या है, दूसरा क्वेश्चन कीजिए कि क्यों जरूरी है। पहले तो आपको जानना है कि व्याकरण है क्या, व्याकरण है क्या, और दूसरा आपको जानना है कि व्याकरण जरूरी क्यों है। जीवन में, हमारे जीवन में जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं ये भी एक तरह से हमारे जीवन का व्याकरण ही है। यानी कि जो सलीके से हम काम करते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से अपना जो जीवन जीते हैं, जो सामाजिक नियम है, जो प्राकृतिक नियम है, जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी लाइफ जीते हैं, वो हमारे जीवन का व्याकरण कहलाता है। अगर वो सब हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे हमको सुबह उठ के दैनिक क्रियाएं करनी होती है, फ्रेश होना होता है, उसके बाद हम नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर रात में सोते हैं। ये प्राकृतिक, एक तरह से प्राकृतिक और सामाजिक दोनों नियम है। आप रात में खाना खाइए, सुबह उसके बाद 12 बजे फ्रेश होइए, फिर नहाइए रात को 1 बजे। ये सब करने से आपकी जो आपका शरीर है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपका जीवन भी पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हर चीज को करने के कुछ नियम होते हैं और जो नियम होते हैं वही व्याकरण कहलाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है हिंदी की। तो हिंदी में व्याकरण क्या है, हिंदी में भी व्याकरण वही है, किसी काम को करने के, किसी कार्य को करने के सही नियम, किसी कार्य को सही से करने के नियम क्या कहलाते हैं, व्याकरण। क्या कहलाते हैं, व्याकरण। व्याकरण क्या है, किसी कार्य को सही से करने के जो नियम होते हैं वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब बात आती है कि क्यों जरूरी है। अगर हमारे लिए व्याकरण के ये नियम है, अगर हम इन नियम को फॉलो नहीं करें तो क्या हो जाएगा, ये क्यों जरूरी है। तो आपको थोड़ा उदाहरण से बताते हैं। राम जाता घर, आगरा मोहन आगरा मोहन जाता है। इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे, ये तो फिर भी आगरा मोहन जाता है, थोड़ा उलट है लेकिन सेंटेंस बन रहा है। राम जाता घर, बिना किसी उसके, राम आगरा मोहन जाता था कि जाता है कि जाएगा कि जा रहा है, कब का है जाता कुछ पता नहीं। राम जाता घर, कोई सेंटेंस नहीं। इन सबको अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे कि राम घर जाता या तो है या तो था।
ठीक है। इस तरह से ये जो सेंटेंस में बनाने का जो नियम है वो कैसे बनेगा, व्याकरण के थ्रू। तो अगर व्याकरण नहीं होगी तो क्या होगा, व्याकरण के बिना संपूर्ण भाषा के अस्तित्व का संकट हो जाएगा। यानी कि भाषा के अस्तित्व का ही संकट आ जाएगा अगर व्याकरण नहीं होगी। तो दो प्रश्न, कभी भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कभी भी कोई भी चीज जानने का प्रयास कीजिएगा, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट हो, हमेशा उसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह लगाइएगा। पत्रकारिता में कहा जाता है कि जो हिंदी क्या कोई भी पत्रकारिता हो, चूंकि हम हिंदी के टीचर हैं तो हमारे मुंह से हिंदी ही निकलता है, हिंदी या कोई और पत्रकारिता, यानी कि पत्रकारिता में 6 ककार का बहुत महत्व है। 6 ककार जो होते हैं वो पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ककार क्या है, कौन, कब, कैसे, कहां, किससे, क्या, ये 6 ककार हैं। ककार मतलब का से स्टार्ट है। 6 ककार हैं जो पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता जब इस तरह के पत्रकार प्रश्न करता है तभी तो वो डिस्क्राइब करता है किसी न्यूज को कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ। इस तरह के 6 ककार पत्रकारिता में यूज होते हैं। उसी तरह आप लोग भी जब भी कुछ भी पढ़ो, जो भी उसमें मतलब हिंदी से नहीं है, जो आप पढ़ें उसमें आप प्रश्न जरूर करें, ठीक है। कुछ भी, अगर आप पृथ्वी जानना चाह रहे हैं तो प्रश्न करिए, पृथ्वी क्या है, क्यों है, कैसी है, ये सब चीज के प्रश्न कीजिए। आपको जो उत्तर मिलेंगे वही उत्तर आपके कॉन्सेप्ट होंगे और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फिर आपको कभी कुछ भी अदला बदली नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें क्या जानना है, व्याकरण क्या है और व्याकरण क्यों जरूरी है, ठीक है। व्याकरण आप समझ गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्याकरण की पहली इकाई से, ठीक है। हम बात करेंगे व्याकरण की पहली इकाई से। पहली इकाई में व्याकरण में सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, वर्ण व ध्वनि। डायरेक्ट हो सकता है आपसे प्री में वर्ण या ध्वनि के बारे में ना भी पूछे, लेकिन पूछता ही है, पूछ ही लेता है, ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सी ध्वनि है। इस तरह से प्रश्न आते हैं, आप देखिएगा। और मेंस के लिए आपको बहुत जरूरी है, तो प्री मेंस दोनों में काम आने वाला है, इसलिए आप समझते जाइएगा और इनकी परिभाषाएं भी देखते जाइएगा। वर्ण व ध्वनि, जो हमारी व्याकरण की पहली इकाई है वो क्या है, वर्ण या ध्वनि। ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, तो ध्वनि वो है जो हम बोलते हैं, बोलने वाले संकेत ध्वनि कहलाते हैं। और वर्ण क्या है, जो ये बोली जा रही हैं ध्वनियां, ध्वनि को लिखने के चिन्ह, ध्वनि को लिखने के चिन्ह क्या कहलाते हैं, वर्ण। आपको परिभाषा तो नहीं लिखनी व्याकरण की, लिख देती हूं मैं, उसके बाद ये पढ़ाऊंगी। व्याकरण की परिभाषा, भाषा को सही तरीके से
भाषा को सही तरीके से लिखने, बोलने, पढ़ने के नियम को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। भाषा को सही तरीके से लिखने, बोलने और पढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आपको अगर परिभाषा लिखनी है तो आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। हाँ, साथ ही साथ आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा। हम अच्छे से, धीमे से अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे से परिभाषा बोर्ड पे लिख के बताएंगे। आप अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी इसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको वो चीज नहीं दे सकती जो आपके स्वयं के नोट्स दे सकते हैं। पीडीएफ में किताबी भाषा लिखी होती है और वही आपको पढ़नी होती है। सेम नोट्स पीडीएफ में नहीं होते हैं, किताबी भाषा होती है। तो किताबी भाषा पे मत जाइएगा, अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। मेरे साथ साथ आप कॉपी रखिएगा, बनाते जाइएगा। पॉज कर लीजिएगा वीडियो, बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे वर्ण या ध्वनि पर। तो ध्वनि क्या है? जो हम बोलते हैं, जो भी अक्षर हम बोलते हैं, जैसे आ, ई, का, खा, ये जो भी हम बोलते हैं ये क्या है? ध्वनियां हैं। वर्ण क्या है? जब इन्हीं अक्षरों को जिन चिन्हों के माध्यम से, जिन संकेतों के माध्यम से हम लिखते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यानी कि ध्वनि को लिखने के जो चिन्ह हैं, जो संकेत हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण क्या कहलाते हैं? ध्वनियों को लिखने के जो संकेत हैं वो वर्ण कहलाते हैं। हमारे यहाँ वर्ण हिंदी में दो प्रकार के मिलेंगे आपको। एक तो स्वर है, दूसरा व्यंजन है। वर्ण कैसे हैं? स्वर है और व्यंजन है। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। ठीक है, इस हिसाब से तो ये 44 ही हुए, लेकिन हिंदी में अक्षर 52 है। तो कुछ और भी है जो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे 52 हुए। अभी आप इतना जानिए, स्वर और व्यंजन दो तरीके के वर्ण हमारे पास हैं। हिंदी में दो तरह के वर्ण हैं, कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन है। स्वर कितने हैं? 11 है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 है। स्वर क्या कहलाते हैं? संस्कृत में एक सूक्ति है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी कि जो स्वयं से अपने आप में पूर्ण है, जो स्वयं में पूर्ण है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो आप लिखेंगे कि वे ध्वनियां, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में किसी और की सहायता की जरूरत नहीं होती। वे वर्ण स्वर कहलाते हैं, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। एक और इनकी परिभाषा आप लिखिएगा स्वर में ही, या तो ये कभी कभी पूछ देगा और या समझने के लिए, दोनों चीज जान लीजिए। स्वर को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज अभी हम बताएंगे, आप घबराइएगा मत, उदाहरण देके समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, इसको बोलने में, स्वर को बोलने में जो हमारी जो प्राण वायु निकलती है वो किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करती। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं।
इसकी परिभाषा एक और लिखिए कि स्वर को बोलते वक्त या वे वर्ण जिन्हें बोलने में, जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करती। लिख लीजिएगा आप स्वर की परिभाषा। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, या वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करती। निकलने वाली वायु कौन सी, आप पूछेंगे कैसी वायु निकल रही है, कौन सी वायु, कहाँ, कौन सा उच्चारण स्थान, कहाँ टकराती है। तो बताते हैं कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से जो श्वास निकलती है, जो वायु निकलती है, क्योंकि फेफड़ों पे दबाव पड़ता है बोलने में, वही वायु जो बाहर निकलती है उसी से शब्द, उसी से अक्षर निकलते हैं, उसी से वर्ण, उसी से ध्वनियां निकलती हैं। ये ध्वनि जब निकलती है तो जो उच्चारण स्थान होते हैं व्यंजन में, वही उच्चारण स्थान बहुत मायने रखते हैं। जैसे अगर ध्वनि कंठ में टकराई तो एक उच्चारण स्थान हमारा ये कंठ होता है, दूसरा उच्चारण स्थान कंठ से बाहर आने के बाद गले से जो बाहर आती है तो ऊपर जाके तालु में टकराती है तो तालव्य होता है, ठीक है। फिर दांत के ऊपर टकराती है तो मूर्धा होता है, दांतों में टकराती है तो दंत होता है, ओंठों में टकराती है तो ओष्ठ होता है। तो ये ध्वनियां जो इन वोकल जो उच्चारण स्थान है इनमें टकरा के अगर बाहर आती है तो उनके आधार पर चलती है। तो ये जो स्वर हैं इनको बोलते समय जो ध्वनि निकलती है वो किसी भी उच्चारण स्थान से नहीं टकराती। जैसे अगर आप व्यंजन में का बोलेंगे तो का आपका कंठ से आता है, का आप बोलिएगा तो लगेगा कंठ पे दबाव पड़ रहा है। आप अगर जा बोलेंगे तो जा आपका ऊपर टकराता है, आप दा बोलेंगे दा, दा आपका दांत में टकराता है, इसलिए दा आपका दंती वर्ण है, दंत से जो दंत को छूता है, दंत। और होठ जैसे आप ओ बोलेंगे उसी तरह से आप पा बोलेंगे, ओ तो स्वर हो गया, पा बोलेंगे तो पा में दोनों ओठ मिलते हैं, पा, फा, बा, भा, ऐसे करके ये हो गया। तो जैसे चा, छा, जा, झा हो गया, टा, ठा, डा, ढा हो गया। ये आपके जैसे चा, छा, जा, जा बोलेंगे तो तालब ऊपर टकराएंगे, फिर टा, ठा, डा, ढा बोलेंगे तो मूर्धन दांत से जस्ट ऊपर टकराएगी आपकी वायु जो निकलेगी, तो वही उच्चारण स्थान होते हैं। लेकिन जब आप कोई स्वर बोलेंगे जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें आपके किसी भी उच्चारण स्थान पर वायु नहीं टकराती है। वही इसकी परिभाषा है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु किसी भी उच्चारण स्थान से नहीं टकराती वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 हैं, कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 11 स्वर हैं। और हिंदी में आपकी 10 मात्राएं हैं। मात्रा कितनी है, 10। कितनी मात्रा है, 10। चूंकि छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं है तो इन स्वरों की जो मात्रा है वही आपकी मात्रा हो जाती है।
कहेंगे अंग आहा क्या होता है, तो वो अनुस्वार में आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपकी मात्राएं हैं। चूंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं लगती है तो 10 आपकी मात्राएं हैं। स्वर में आप समझ गए होंगे कि जब हमारी जो वायु है वो किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करती तो वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर कौन कौन से हैं, तो 11 स्वर हैं हमारे में, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आय, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आय ओ आओ। और मात्राएं कितनी हैं, 10 हैं। तो ये आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको व्यंजन बताएंगे। अब हम बात करेंगे व्यंजन पर। हमने स्वरों पे बात की, स्वर पे बात की, अब हम व्यंजन पर बात करेंगे। व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्वर आप समझ गए, व्यंजन क्या कहलाते हैं, ऐसे वर्ण, स्वर कौन से वर्ण थे, जिनको बोलने में निकलने वाली वायु किसी भी उच्चारण स्थान को से स्पर्श नहीं करती, वो क्या कहलाते हैं, स्वर। लेकिन जब किसी भी वर्ण को बोलते समय निकलने वाली वायु किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन को हमेशा सहारे की जरूरत पड़ती है, यानी कि व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, उन्हें स्वर के सहारे से लिखा जाता है। तो परिभाषा लिख लीजिए, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर का है तो का का मतलब ये संपूर्ण व्यंजन नहीं है, का में का व्यंजन है प्लस आ स्वर है, तब ये पूरा का बनेगा। यानी कि पूरा का लिखने के लिए आ स्वर की आवश्यकता पड़ जाती है। बाकी अगर कोई मात्रा लगी है की तो का प्लस ई, ये मात्रा तो आपको दिख जाती है, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखता, तब भी अगर कोई मात्रा नहीं लगी तो आ अवश्य ही होता है, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, ये स्वर की सहायता से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा लिखिए इसकी प्रॉपर। अगर आपको एग्जाम में मेंस में जब लिखना होगा तो आप दोनों को लिख के आइए प्रॉपर तरीके से। दूसरी परिभाषा आप लिखिए कि ऐसे वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में, सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा, जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु किसी उच्चारण स्थान से टकराकर बाहर आती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन
कहलाते हैं। हमारी जो परिभाषाएं हैं ये हमारी आपको समझाते हुए बनाई हुई भाषा है, किताबी भाषा नहीं है। इन परिभाषाओं की भाषा किताबी नहीं होगी, लेकिन आपकी स्वयं की भाषा होगी और आपके एग्जाम में मेंस में लिखते समय आपको बहुत लाभ भी देगी और याद करने में आपको बहुत लाभ देगी। आप क्या समझते हैं क्या नहीं कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें पढ़ाने में ये सहूलियत हो कि आपका स्तर क्या है, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितने लेवल तक समझ सकते हैं। हम तो आपको 0 से ही लेके चलेंगे, फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या और दिया जाए। ठीक है, ये व्यंजन की परिभाषा है और व्यंजन आपके ये सारे व्यंजन होते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देते हैं, का, खा, जा, झा, जितने भी हैं ये सब व्यंजन हैं। बाद में ये वर्गों में डिवाइड होंगे, का वर्ग, खा वर्ग, सॉरी का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, यानी कि कंठ से बोले जाने वाले, तालब्य से बोले जाने वाले, मूर्धन्य से बोले जाने वाले, इस तरह इनका डिवीजन आगे किया जाएगा। अभी आपने कितनी चीजें समझी, इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपने समझा व्याकरण को। व्याकरण क्या है? किसी भी चीज को सही तरीके से लिखने, बोलने और पढ़ने का के जो नियम है वो क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। फिर हमने समझा ध्वनि को। ध्वनि क्या होती है? जो भी अक्षर हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वो सभी ध्वनियां कहलाती हैं। उन्हीं ध्वनियों को जिन संकेतों के रूप में हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यानी कि ध्वनि का जो लिपिबद्ध करना है, ध्वनि को जो लिपि के फॉर्म में व्यक्त करना है, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये लाइन भी आप जाने रहिएगा कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी चीज आप एक बात जानिएगा, एक और बात आ रही है दिमाग में, इसे मिटाती हूँ फिर बताती हूँ। एक चीज आप जानिएगा कि जो वर्ण आप जो लिपि लिखते हैं, जो ध्वनि को लिपिबद्ध करते हैं, जो वर्ण कहलाते हैं, यानी कि लिपि में आप क्या किसी और भाषा को किसी और भाषा की लिपि में लिख सकते हैं? ये एक प्रश्न बनता, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए आपसे कि क्या किसी और भाषा को किसी और लिपि में लिखा जा सकता है? यानी कि हिंदी भाषा को अंग्रेजी लिपि में लिखा जा सकता है क्या, या अंग्रेजी भाषा को हिंदी लिपि में लिखा जा सकता है क्या? तो हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? जैसे लिख सकते हैं मे आई गो। ये कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। लिपि कौन सी है? भाषा अंग्रेजी, लिपि कौन सी है? देवनागरी। और जो आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और सब पे जो इंग्लिश लिखते हैं वो कौन सी है? वो लिपि है रोमन और भाषा है हिंदी। जैसे आप लिखते हैं मैं जा रही हूं, ये कौन सी भाषा है? हिंदी। लिपि कौन सी है? रोमन, जो अंग्रेजी की लिपि है। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाता है कि आप किसी और भाषा को किसी और लिपि में लिख सकते हैं, तो हाँ, लिख सकते हैं। हमने वर्ण पे बात कर ली थी, हम बात करेंगे अभी थोड़ा सा वर्ण। आप समझ गए? हाँ, वर्ण आप समझ गए। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं? वे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। या ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय निकलने वाली वायु हमारे किसी भी वोकल से नहीं टकराती या किसी भी उच्चारण स्थान से नहीं टकराती, वो वर्ण कौन से कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या है? बोलने जिन वर्णों को बोलते समय निकलने वाली वायु हमारे उच्चारण स्थान, किसी ना किसी उच्चारण, सारे को एक साथ नहीं करेगी, किसी ना किसी उच्चारण स्थान से टकराते हुए बाहर आती है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, तो उन्हें लिखने के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये थे आपके वर्ण, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
तो स्वर 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला, रचना या बनावट के आधार पर स्वरों के भेद। दूसरा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। तीसरा है ये 5 प्रकार से बांटे गए हैं। रचना बनावट के आधार पर स्वरों के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद, जीवा के स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, ओठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के भेद, और 5वां है मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो इस तरह से ये 5 हैं। इस तरह से ये स्वर के भेद। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं आपके 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। किन आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर स्वरों के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद, और जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद, ओठों के गोलाई के आधार पर स्वरों के भेद, मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। आपको बड़े फनी लग रहे होंगे ओठों की गोलाई, मुख विवर खुलना, इस तरह के, लेकिन यही है डिवीजन जो है आपके ग्रामर में, वो यही है। तो इन्हीं आधार पर समझना होगा। ये प्रकार नहीं है, ये प्रकार के आधार हैं। मतलब इन आधारों पर स्वरों के भेद किए गए हैं। रचना या बनावट के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से रचना होती है उसके आधार पर। दूसरा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मतलब उच्चारण में जो समय लग रहा है उसके आधार पर विभाजन किया जाएगा। फिर जिह्वा किस किस स्थान से टकराती है उस आधार पर किया जाएगा, और होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के भेद किए गए, प्लस मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। यानी कि ओठों की गोलाई का मतलब जैसे ऊ, ऊ, ओ, आओ, ऐसे करके कैसे कैसे ओंठ खुलेंगे, क्या होगा उस आधार पर, और मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी कि मुख कम खुल रहा है, अधिक खुल रहा है, इस आधार पर भी आपको ये इनके भेद बताए जाएंगे। इनके अलग अलग भेद होंगे। जैसे रचना बनावट के आधार पर आपको भेद बताया जाएगा, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार पर आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इस तरह से अर्ध विवृत, पूर्ण विवृत, इन सब आधार पर ये स्वरों के भेद आपको बताए जाएंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, क्योंकि ये पहला क्लास है और हम चाहते हैं कि आप पर हिंदी बर्डन ना हो, बोझ ना बने। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और हमारे लिए कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम और अच्छे से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। अगर आपको समझ में ना आया हो, ईमानदारी से बताइएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। उसी आधार पर हम आपको आगे बताएंगे।